एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि आराता संडे को उसका घर गया होता है, जहाँ पर उसका घर नहीं बल्कि मैंसन होता है, जो देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा अमेज्ड रह गए होते हैं। लेकिन आराता खुद को समझाते हुए कहता है कि मैं जरा सा भी केयरलेस नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये एक वेम्पायर का घर है। क्या होगा अगर इसके कुछ साथी यहाँ पर छुपे हुए होंगे यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो वहीं पर क्लोई उनका वेलकम कर रही होती है, जहाँ पर उसका बटलर के अलावा में वहाँ पर 2 मेड भी होती है। आराता उसका घर को देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारा घर तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो कहती है कि हमारा प्रिपरेशन पहले से ही किया हुआ है, वैसे तुम क्या खाना चाहोगे। ये बोलकर वो उसे कुछ सोचते हुए देखकर पूछती है कि अगर तुम किचन देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे किचन दिखाने लगती है, जो देखकर आराता काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। अब इसके बाद में वो उन्हें खाना खिलाती है, जो खाना भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। खाना खाने के बाद में काना दे उसके मेड के साथ में गेम खेलने लगा होता है, और वहीं पर आराता अपने भाई को एंजॉय करते देखकर खुश होकर सोच रहा होता है कि मैं इसके घर में पहले काफी ज्यादा सावधान था, लेकिन पता नहीं मेरा अब वो डर कहाँ चला गया। तभी क्लोई उसे खींचकर अपने साथ लेकर चलते हुए कहती है कि अब फाइनली हम अकेले हो गए हैं। ये बोलकर वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर जाकर वो सोचता है कि इसका रूम काफी ज्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। तभी वो पलंग पर बैठकर उसे अपने साइड में बैठने के लिए बोलकर बातें करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी उतने सामने बैठने वाले बात को लेकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर क्लोई कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे बातें करना चाहती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा उससे दूरी पर बैठा होता है। जो देखकर क्लोई उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा सावधान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम पर अटैक वटैक नहीं करने वाली हूँ। आराता कहता है कि बात वो नहीं है, मैं बस थोड़ा सा ओडली अवेयर हो रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। क्लोई थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो थोड़ा सी एम्बैरस होते हुए कहता है मैं जो बोल रहा था खैर भूल जाओ। तभी क्लोई उसके गाल पर किस कर लेती है, जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। वहीं पर वो उसे किस करके कहती है कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर वो उसका हाथ से अपना गाल को टच करवाता है, जिससे वो और ज्यादा शर्माने लगता है। क्लोई उसका हाथ को लेकर कहती है बस थोड़ा सा। ये बोलकर वो फिर से उसका ब्लड पीने लगती है, जिससे आराता अपने दर्द को सहते हुए सोचता है कि ये एक वैम्पायर है, ये प्यार वाला फीलिंग दिखा नहीं रही है, इसलिए मैं इसके साथ में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो ब्लड पीकर कहती है सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, तुम्हारा ब्लड को टेस्ट करने के बाद में दूसरा का ब्लड मुझे पीने का मन ही नहीं करता है। तभी आराता कहता है अब रुक जाओ। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो मामला मेरे हाथ में से निकल जाएगा। ये सोचकर वो थोड़ा सा कोल्ड होकर उससे कहता है कि अब जबकि तुम मेरा खून को पीकर अच्छा फील कर रही हो तो अब मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि अब इसे क्या हो गया। वहीं पर आराता अपने भाई के साथ जाते हुए उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। उनके जाने के बाद में क्लोई काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहने लगी होती है कि क्या मैं फिर से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। ये बोलकर वो नीचे बैठकर दुखी होते हुए कहने लगती है कि जब भी वो मेरे करीब होता है तो उसका सेंट मुझे मजबूर कर देता है कुछ करने के लिए, मैं बस सिर्फ उसके साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ में आराता जाते हुए सोच रहा होता है कि वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, अगर मैं ज्यादा सावधान नहीं रहता तो मैं उसके प्यार में पड़ ही सकता था। मेरे एक्सपीरियंस इस फीलिंग के साथ में बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मैं अपने लिमिट में पहुंच नहीं पाला था। ओह आखिर तुम इतना ज्यादा क्यूट क्यों हो, अगर तुम इंसान होती तो मैं कब के तुम्हारे प्यार में पड़ गया होता। जब भी मैं इन सब के बारे में सोचने लगता हूँ तो आखिर में मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल ही लगता है। अब इसके बाद में उस इंसिडेंट का बीता हुआ 1 महीना बीत चुका होता है, और आराता अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट मेंबर के साथ में सोशल गैदरिंग कर रहा होता है, और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैं उसके बारे में धीरे धीरे भूल जाऊंगा, लेकिन दूरी बनाने के बाद में भी मैं थोड़ा सा बस परेशान होने लगा हूँ। तभी पिंक हेयर वाली लड़की उससे पूछती है कि लगता है कि तुम्हें अल्कोहल ज्यादा पसंद नहीं है क्या। वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं अगले दिन में हैंगओवर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा पीने से रोकता हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा सबक मिल गया था। उसकी बात सुनकर पिंक हेयर कहती है कि मैं भी इस तरह के ओकेजन को लेकर ठीक नहीं हूँ। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि क्या साथ में बाहर निकलना चाहोगे। वो कुछ सोचकर कहता है ठीक है निकलते हैं। इसके कुछ देर के बाद में वो दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर बाहर पहुंचकर आराता उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर होता है और कहता है कि तुम्हारा हार्डवर्क के लिए थैंक्स। ये बोलकर वो उसे बाय बोलकर चला जाता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहती है क्या तुम सीरियस हो। दूसरी तरफ में आराता जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं कभी भी ये नहीं समझ सकता हूँ कि लड़कियों के साथ में मुझे कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। जब मैं जूनियर हाई में था तब एक लड़की मुझसे कन्फेस की थी, और मेरा इरादा था कि मैं उसे रिप्लाई के लिए इंतजार करने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन इसके अगले ही दिन में एक अजम्पशन फैल गया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और जब मैंने सबके सामने इससे मना किया था तब वो लड़की रोने लगी थी
और तब से मुझे लड़कियों के साथ में डिस्टेंस को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। उसके बाद भी मैं कई बार कई लड़कियां मुझे कन्फेस की है, यहाँ तक कि वो लड़कियां भी मुझसे कन्फेस की है जो कि मुझसे कभी बात भी नहीं की थी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग मेरे बारे में पसंद क्या करते हैं। मैं बस अपने आप को किसी को डेट करने के लिए तैयार नहीं कर पाता हूँ। वो यही सब सोचकर अपने घर जा रहा होता है तो दूसरी तरफ में क्लोई को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमजोर फील कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि 1 महीने तक ब्लड नहीं पीने के कारण मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गई हूँ, मुझे जल्दी से घर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के आक्रोश से परेशान करने लगे होते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण में उससे फाइट बैक नहीं कर पाती है और उसी रास्ते से आराता जा रहा होता है, जो देखकर वो जल्दी से जाकर उसे उनसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाते हुए पूछता है कि तुम्हें तो इंसानों से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था ना। वो उससे कहने जाते हैं कि मैं काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन फिर वो उसका चेहरा को देखकर माफी मांगने लगती है कि मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी इसलिए माफ कर देना। और वो लोग फिर से उसी पार्क में जाकर बैठ गए होते हैं कि मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हो क्योंकि तुम अभी तक खून पीने से खुद को रोके रखी हुई हो। वो कहते हैं क्योंकि तुमसे मिलने के बाद में मैं सिर्फ तुम्हारी ब्लड पीना चाहती हूँ, माफ करना, मुझे पता है कि तुम्हें अपना ब्लड देना अच्छा नहीं लगता होगा। उसकी बातें सुनकर वो सोचते हैं कि मैंने जो उस वक्त इससे कहा था क्या वो उसके कारण ये काफी ज्यादा परेशान हो रही है क्या तुम लगातार ब्लड नहीं पियोगी तो तुम इतना ज्यादा कमजोर हो जाओगी, अगर उसे सच में इतना ही चाहिए तो बस थोड़ा सा। ये सब सोचकर वो उसे अपना हाथ देते हुए कहता है बस थोड़ा सा पीना, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा खुश होकर कहती है मैं सच में काफी ज्यादा खुश हो गई हूँ। जिससे आराता थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचता है कि पता नहीं क्यों जब मैं इसके करीब होता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। वहीं पर वो फिर से उसका ब्लड को पीकर कहती है कि मैं सच में तुम्हारा ब्लड को पीने से खुद को रोक नहीं सकती हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा डिलीशियस है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। वहीं पर आराता सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये फीलिंग्स नहीं, आखिर मुझे उसका वर्ड्स को कितना सीरियसली लेना चाहिए। मुझे इस लड़की को हक करने का मन कर रहा है मगर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचते है कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को रोक लेता है। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब आराता अपने घर में पहुंचता है तो वो क्लोई को अपने घर में खाना बनाते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पर उसका भाई भी होता है जो कि उसका वेलकम कर रहा होता है और उसका खाना बनाने में हेल्प भी कर रहा होता है। और तभी वो पूछ लेता है कि तुम्हारा एज क्या है। इसके जवाब में वो कहती है कि एक लड़की से उसके एज के बारे में नहीं पूछना चाहिए। उनकी बातें सुनकर आराता सोचने लगा होता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कितनी साल की होगी। मैं अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था क्योंकि ये काफी ज्यादा यंग लगती है। ये सब सोचकर वो लोग खाना खाने लगते हैं जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस और शॉक्ड होकर कहने लगा होता है कि मैं अपने आप ही खा सकता हूँ। मगर उसके बावजूद में भी वो उसे खिला देती है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। खाना खाने के बाद में वो दोनों जाकर बर्तन धोने लगे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वो फील करते हैं कि उसका बॉडी काफी ज्यादा गर्म होने लगा होता है। इसलिए वो उसे एक्सक्यूज बोलकर अपना ड्रेस चेंज करने जाने लगता है और वो जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर मुझसे इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। तभी क्लोई रूम में एंटर करते हुए पूछती है कि क्या वो काम करना शुरू कर दिया। ये सुनकर आराता पूछता है कि आखिर तुमने खाना में क्या मिला दिया था, कहीं तुमने कनाडा के खाने में भी तो नहीं डाल दिया है ना। वो कहती है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका खाना नॉर्मल है। ये बोलकर वो उसे पीछे से हक करते हुए कहती है कि ये एक स्पेशल मीट है जो कि नोरिशमेंट और इनविगोरेशन के लिए काफी अच्छा है, जहरीला बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही था क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। आराता उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि मैंने कहा ना ये काफी जल्दबाजी हो रहा है, तुम क्या करोगे अगर मैं कुछ अजीब फील करने लगता हूँ तो। वो कहती है क्या होगा, मैं तो इसी का इंतजार कर रही हूँ। आराता अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचते है कि इस लड़की के पास में तो सेंस ऑफ डिस्टेंस नाम का कुछ चीज है ही नहीं। वहीं पर वो उसे और कसकर हक करने लगती है, लेकिन तभी वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि अभी नहीं, पहले बात करते हैं। इस तरह की चीजें करने के लिए बिना एक दूसरे को अच्छे से जानने से पहले ये करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं उस तरह के एक्शन में इंगेज नहीं होना चाहता हूँ जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अभी नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी निराश होकर बेड पर बैठते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगर मैं जल्दबाजी भी करने की कोशिश करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है कि तुम इतना ज्यादा सिंसियर हो रहे हो, तुम मेरे बगल में आकर बैठ सकते हो। वो वहाँ पर बैठकर सोचता है कि मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि हे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। आज तक जितने भी इंसानों से मैं मिली हूँ उसमें से तुम्हारा ब्लड ही सबसे ज्यादा डिलीशियस है। मैं उसे हमेशा पीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए शादी करना सबसे बेस्ट और पहला ऑप्शन है। उसकी बात सुनकर आराता कहता है कि ये कारण हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास में
प्रॉपर रीजन नहीं है मुझसे शादी करने के लिए। ये बोलकर वो सोचता है कि नॉर्मली कोई भी काफिर जितना खुश होगा अगर उससे कोई ये कहेगा कि वो उससे प्यार करती है तो। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूँ अगर कोई मुझसे कहता है कि वो मुझे पसंद करती है बिना मेरे इनर सेल्फ के बारे में जाने। मैं बस उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, शायद क्योंकि ये लड़की एक वैम्पायर है। ये सब सोचकर वो अपने बात को पूरा करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो फीलिंग है वो प्यार वाला फीलिंग नहीं है। तुम्हें जो सच में पसंद है वो मैं नहीं हूँ बल्कि मेरा ब्लड है। इस केस में मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए मुझसे शादी करने के लिए कह रही हो, वो भी शादी बिना प्यार के। ये सब सुनकर वो थोड़ी सी चौंक कर कहती है कि ऐसा नहीं है। वहीं पर आराता कहता है कि इंसानों के इमोशन को समझना इतना आसान नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। वहीं पर उसका जवाब को सुनकर क्लोई काफी ज्यादा दुखी हो गई होती है और कहती है लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को लेकर एकदम ऑनेस्ट हो रही हूँ और मैं उन्हें डिनाई भी नहीं करना चाहती हूँ। इसके जवाब में वो कहता है थैंक्स, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ इसलिए आज यहीं रुकते हैं। मुझे बस संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब इसके बाद में क्लोई अपने घर आकर काफी ज्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्या उसे पुश करना ठीक होगा। उसे अपने प्यार में डालने के लिए मुझे उसके बारे में और जानना पड़ेगा। अपना ये डिटर्मिनेशन बनाकर वो उस पर नजर रखने जाती है जहाँ पर वो आरातो को एक ऑरेंज हेयर वाली लड़की के साथ बातें करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है तो यहाँ पर एक दूसरी लड़की है। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आराता अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन तभी क्लोई उसके रूम में घुसकर उसके ऊपर चढ़ जाती है जिससे आराता जल्दी से उठ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर क्लोई माफी मांगते हुए कहते माफ करना है कि तुम उठ गए, मेरी वजह से तुम उठ गए। एक्चुअली ये अच्छी बात है कि हम दोनों के पास में म्यूचुअल फीलिंग है, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें आज अभी ही अपना बनाने जा रही हूँ। ये बोलकर वो उसके गले में काटने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हो। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि ये पहली बार है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाए हो, क्या मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ। वो कहता अब कुछ बुला सकते हो, लेकिन उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो कहने लगी होती है कि आराता सान क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे। ये बोलकर वो खुद को अनड्रेस करने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। मगर वहीं पर वो उसके किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए अपना ब्रेस्ट पर मौजूद एक टैटू जैसा मार्क को दिखाते हुए कहती है कि सब कुछ इसी कर्ज के कारण हो रहा है। ये बोलकर वो थोड़ी सी दुखी होकर कहने लगती है कि जब ये मार्क गायब हो जाएगा तब मैं अपना सारा मैजिकल पावर को खो दूंगी और मारी जाऊंगी। ये सुनकर आराता थोड़ा सा स्टंट रह जाता है और पूछता है कि इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या। वो फिर से उसके ऊपर आते हुए कहते किसी के साथ में म्यूचुअल फीलिंग होना जिससे तुम प्यार करते हो। ये बोलकर वो रोते हुए कहने लगती है जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैं हमेशा जिससे प्यार करती हूँ उससे म्यूचुअल फीलिंग के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है माफ़ करना कि मेरा उस दिन का कमेंट के कारण तुम इतना ज़्यादा उदास हो गई हो, और वैसे भी मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बोलकर वो उससे कुछ और कहने तो जाता है मगर उससे पहले ही उसकी बहन आकर गुस्से में दरवाजे को खोलकर चिल्लाने लगती है कि ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हो, जिससे मैं अपने भाई को एक लड़की के साथ में देखकर उसका बात बीच में ही अटक जाता है और वो और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ब्रदर तुम अपने गर्लफ्रेंड को घर लेकर आ गए हो। उसके मुंह से ब्रदर सुनकर क्लोई थोड़ी सी चौंक जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगती है तो इसका मतलब जरूर तुम इसकी लिटिल सिस्टर होगी। वहीं पर उसकी बहन जिसका नाम हीना होता है उन्हें दोनों को पलंग पर देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और काफी ज्यादा कांपने लगती है। वो देखकर आराता उससे कहने तो जाते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसे पीटने लगती है कि तुम ठरकी कहीं के, हम सो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आराता उसे शांत करते हुए कहा था इडियट वो गेस्ट है, शांत हो जाओ नहीं तो तुम कानाडे को भी जगा दोगी। गेस्ट वर्ड सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और उसे अच्छी तरह से देखने लगती है और फिर से चिल्लाते हुए कहती है क्या सच में, एक सेकंड ये तो क्लोई है ना। क्लोई कहती है तो मैं पकड़ी गई, लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो गई हूँ। हीना कहते हैं ये तो ऑब्वियस है। आराता थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या ये लड़की फेमस है। हीना चिल्लाते हुए उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाते हुए कहती है क्या तुम इडियट हो, ये एक इन्फ्लुएंसर है जो कि 1 मिलियन फॉलोवर के साथ में राइज पर है। जो सुनकर आराता काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है क्या सच में। वो कहती है हाँ बिल्कुल।
अब इसके बाद में वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं और आराता उन दोनों के एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस करता है। मगर वहीं पर हिना उसके वैम्पायर वाले बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होकर सोच रही होती है कि क्या ये सच में क्लोई हमारे घर में है, अभी सिचुएशन क्या है, आखिर सिचुएशन है क्या। वेल उसे फिर से देखने पर वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ये बोलकर वो उसका ब्यूटी का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है और वो दोनों काफ़ी अच्छी तरह से गेट अलोंग होने लगे होते हैं। लेकिन तभी एक बात उसके मन में आती है और वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। क्लोई उसका करीब जाते हुए कहते हैं कि मैं इसकी फ्यूचर वाइफ हूँ और अब से मैं तुम्हारी केयर में रहूँगी। जो सुनकर हिना शॉक के मारे पत्थर बनकर टूट जाती है। अब इसके बाद में वो उसे बाई कैसे बोलती है उसे खुद ही नहीं पता चलता है। उसे भेजने के बाद में आराता उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें उठाने के लिए माफ़ कर देना, जल्दी से जाकर सो जाओ। वहीं पर वो अपने रूम में जाती है और नीचे गिरकर अपने भाई के साथ बिताए हुए सभी पुराने यादों को याद करने लगती है और खुद से कहती है मेरा भाई शादी कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।